हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक जो आने वाले TRE 4 के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है फ्रेंड। उसमें कई टॉपिक जो है कंप्लीट कराया गया है। पिछला वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिए टीचिंग दर्पण, आपको वीडियो मिल जाएगा। आज के वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज के वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट से जो टॉपिक से क्वेश्चन बने थे उसको कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो फ्रेंड तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के वीडियो में टॉपिक आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देखेंगे फ्रेंड। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट दिया गया है, महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। दूसरा पॉइंट कह रहा है, वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा जो है कम होकर सकल घरेलू उत्पाद 7.7% हो गया था। तीसरा कह रहा है, पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है। तो कूट में आंसर केवल एक सही है, इसका विकल्प जो है ए सही है। ये पूछा गया है 69वीं BPSC प्री 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला वाला देख लीजिए फ्रेंड। पहला पॉइंट कह रहा है, महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा जो है सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। तो ये पॉइंट जो है सही है, इसलिए इसका विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। इसका जो फैक्ट दिया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार महामारी वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का 9.2% था, जबकि यह वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में क्रमशः 6.7% संशोधित अनुमान तथा 6.4% बजट अनुमान है। आगे कह रहा है, बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2023-24 में राजस्व प्राप्तियां क्रमशः 21,69,905 करोड़ रुपए, वास्तविक 23,48,413 करोड़ रुपए, संशोधित अनुमान एवं 26,32,281 करोड़ रुपए बजट अनुमान है। इस प्रकार पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है, या व्यय कृषि पर होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया 69वीं BPSC प्री 2023 में। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन जो है ए विकल्प जो है सही है। व्यय जो है ब्याज भुगतान पर होता है। गैर योजना गत व्यय सरकार द्वारा गैर उत्पादक क्षेत्रों जैसे वेतन, सब्सिडी, ऋण और ब्याज, पेंशन, राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को वैधानिक हस्तांतरण पर खर्च की जाने वाली राशि है। गैर योजनागत व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान और ऋण चुकाने में खर्च होता है। केंद्रीय बजट 2023-24 में ब्याज भुगतान पर किए जाने वाले खर्च की राशि 10,79,971 करोड़ रुपए हैं, जो कुल व्यय का लगभग 20% है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। पहला पॉइंट है, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई। दूसरा कह रहा है, महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई। तीसरा पॉइंट है, टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार हेतु
के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इनमें से तेजी से बढ़ोतरी हुई। चौथा पॉइंट कह रहा है कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ये पूछा गया क्वेश्चन है 69वीं बीपीएससी प्री 2022 में। तो इसमें जो है केवल चौथा विकल्प जो है सही है, अर्थात ये वाला कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच में वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में समग्र गिरावट आई है। हालांकि अंतर्वाह इनफ्लो पूर्व महामारी के स्तर से काफ़ी ऊपर रहा है, जो संरचनात्मक सुधारों और व्यापार करने में आसानी में सुधार के उपायों से प्रेषित था, जिसमें भारत दुनिया में सबसे आकर्षक एफडीआई गंतव्यों में से एक बना है। अंडक्ट की विश्व निवेश रिपोर्ट ने अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा से क्षेत्र की सूची में भारत को वर्ष 2021 में शीर्ष 20 मेज़बान देशों 7वें सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया है। किंतु वित्त वर्ष 2022 में भारत को सेवा क्षेत्र में 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एफडीआई इक्विटी प्रवाह सहित 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उच्चतम एफडीआई अंतर्वाह प्राप्त हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई से मिलकर विदेशी निवेश पूंजीगत घाटे का सबसे बड़ा घटक है। वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में निवल एफडीआई प्रवाह 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि वित्त वर्ष 2022 की इसी अवधि में 20.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है। रूस, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका फेडरल रिजर्व द्वारा आक्रामक मौद्रिक नीति को कड़ा करने के नतीजों के वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता को बढ़ा दिया, जिससे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का निवल बहिर्वाह आउटफ्लो हुआ। अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल आउटफ्लो दर्ज किया गया, जबकि एक साल पहले 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आउटफ्लो हुआ था। अगला क्वेश्चन है स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया, यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दूसरा विकल्प है, यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिनल रिसोर्स शेयरिंग है। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करता है। ग्रामीण बस्तियों आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। उपयुक्त में से गलत कथन बताना है। इसमें गलत पूछा गया है। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। इसका विकल्प जो है बी सही हो जाएगा, 1 और 3। तो ध्यान रखिएगा, 1 और 3 देख लीजिए फिर से। पहला कह रहा है 1, 3 गलत है, मतलब यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, पहला गलत है। और तीसरा CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है, ये दोनों गलत है, तो इसलिए इसमें गलत पूछा गया था। तो इसका विकल्प जो है बी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। सही वाला देख लीजिए फ्रेंड, सही वाले कौन कौन से हैं, तो सही है दूसरा वाला। यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। और चौथा सही है, यह योजना
ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करती है। ग्रामीण बस्तियों आबादी के क्षेत्र में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एवं सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। तो दूसरा और चौथा सही है। इसमें गलत पूछा था, इसलिए इसका विकल्प जो है बी हो जाएगा, पहला और तीसरा। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 24 अप्रैल 2021 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था, जबकि पायलट चरण के लिए यह 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुई थी। यह योजना ड्रोन तकनीक का प्रयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों आबादी के क्षेत्र में संपत्ति को स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। CORS का मतलब सतत संचालन संदर्भ स्टेशन, कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। अगला विकल्प कह रहा है, इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियों हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। अगला विकल्प है, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध व वृद्धिशील बिक्री के आधार पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। अगला विकल्प है, PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी, पहला लैपटॉप, दूसरा टैबलेट, तीसरा ऑल इन वन PC और चौथा सर्वर, पांचवा अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर USF शामिल होंगे। इसमें भी गलत कथन बताना है। ये पूछा गया क्वेश्चन है 69वीं BPSC प्री 2023 में। इसमें गलत कथन बताना है, तो इसमें डी विकल्प हो जाएगा। दूसरा और तीसरा जो है गलत है। दूसरा तीसरा गलत है, तो जो सही है उसको देख लीजिए फ्रेंड। पहला सही है, यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में से बड़े निवेश का आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। तो ये पहला विकल्प जो है सही है। और चौथा विकल्प सही है। चौथा क्या है, PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में पहला है लैपटॉप, दूसरा टैबलेट, तीसरा ऑन PC और चौथा सर्वर है, पांचवा अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर है USF शामिल होंगे। तो ये दोनों सही है और दूसरा तीसरा जो है गलत है, तो इसलिए इसका विकल्प जो है डी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 1 अप्रैल 2020 को अधिसूचित की गई। यह योजना घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने और बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह योजना पात्र कंपनियों को 5 वर्षों की अवधि के लिए विनिर्मित वस्तुओं को वृद्धिशील बिक्री आधार पर 2019-20 पर 4% और 6% प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। इसमें मोबाइल फ़ोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक शामिल हैं। PLI के तहत 2 लक्ष्य खंड टारगेट सेगमेंट मोबाइल फ़ोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक के अंतर्गत SMT घटक ट्रांजिशन सहित असतत अर्धचालक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग, मुद्रित सर्किट बोर्ड PCB आदि शामिल हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन बताना है। पहला दिया गया है विकल्प है, मंदी ने भारतीय व्यापारी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। मंदी ने भारतीय खतीहरों, किसान, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया है। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में। तो इसमें डी विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 1929 ईस्वी के प्रारंभ में वैश्विक महामंदी का असर विश्व समेत भारत पर भी पड़ा। महामंदी काल के दौरान तत्कालीन ब्रिटिश भारत को वैश्विक व्यापार में आयात में 47% तथा निर्यात में 49% की गिरावट दर्ज की गई। महामंदी का सर्वाधिक प्रभाव किसानों, काश्तकारों पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, क्लस्टर पर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय रुर्बन मिशन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन है, अटल बिहारी वाजपेयी रुर्बन मिशन है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 2.0 14/12/2023 पेपर 1 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम क्या है? तो ये है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन है। तो इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन है। इस मिशन को वर्ष 2016 में प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और वास्तविक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करके समस्त ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। इस मिशन के अंतर्गत 14 वांछित गठनों की सिफारिश की गई है। अगला टॉपिक है, कृषि, उद्योग एवं व्यापार एवं आधारभूत संरचना। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बने हैं उसको देख लीजिए फ्रेंड। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लीलन दिया है, जटाकायर दिया है, मुहावर और डाउन दिया गया है। तो लीलन का संबंध किससे है? तो लीलन का संबंध जो हो जाएगा ये सन का पौधे से है। जटा की बात की जाए, जटा का किससे संबंधित है? तो ये नारियल से संबंधित है। और मुहावर जो है संबंधित है ये अंगोरा बकरी से संबंधित है। डाउन की बात की जाए तो ये बत्तख और गीज के पंख से संबंधित हैं। तो ए का 2 और बी का 1, सी का 4 और डी का 3 है। तो देख लीजिए, इसमें कूट में बताना है। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 सी विकल्प में दिया गया है। ए का 2 सी विकल्प में है और किसी में है ही नहीं। और बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 और डी का 3। अर्थात इसमें सी विकल्प जो है सही है। लीलन जो है सन का पौधा है, जटाकायर नारियल का पौधा है, मुहावर अंगोरा बकरी है और डाउन जो है ये बत्तख और गीज के पंख से संबंधित है। अगला टॉपिक है, मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली केंद्र वित्तीय संबंध से जो क्वेश्चन बना है। भारतीय मुद्रा विकास किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? मंगलयान का चित्र पूछ रहा है किस नोट के पीछे है? 50 रुपये के नोट के पीछे, 10 रुपये के नोट पर, या 2000 के नोट पर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0125 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस नोट के पीछे मंगलयान का चित्र जो है मुद्रित है? तो 2000 नोट, 2000 के जो रुपए का नोट है उसके पीछे मंगलयान का चित्र मुद्रित है। यदि 50 रुपये में पूछा जाए तो हम्पी, और 10 रुपये में पूछा जाए तो कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। यदि पूछा जाए 100 में तो रानी का बाव स्थित है। और 200 में सांची का स्तूप स्थित है। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारतीय मुद्रा के 2000 रुपये के नोट के पीछे की तरफ मंगलयान का चित्र मुद्रित है। वही 50 में हम्पी है और रानी
100 रुपये में जो है रानी की वाव है, 200 में सांची का स्तूप है, 500 नोट की नोट पर लाल किला मुद्रित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिजनक मंदी पर योगदान कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, सरकार खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती है। तीसरा पॉइंट है, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी है। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक की कमी है। इसमें सही बताना है, सही उत्तर कूट में। ये पूछा गया है 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बताइएगा। इसमें जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 ये सभी जो है सही हैं। मुद्रास्फीति जनित मंदी से तात्पर्य है एक ऐसी स्थिति से है जिसमें कीमतों में एक साथ वृद्धि और आर्थिक विकास में ठहराव होता है। इसे अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहां विकास दर धीमी हो जाती है और बेरोजगारी का स्तर लगातार ऊंचा बना रहता है और मुद्रास्फीति का या कीमती स्तर ऊंचा रहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कारक संभावित रूप से मुद्रास्फीति मंदी में योगदान कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, आमतौर पर कम विकास की स्थिति में केंद्रीय बैंक और सरकारें मांग पैदा करने के लिए उच्च सार्वजनिक व्यय और कम ब्याज दरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती हैं, जिससे कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रास्फीति का कारण बनती है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान करते हैं। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में कमी के कारण कीमतों में वृद्धि होती है। साथ ही औद्योगिक उत्पादन में गिरावट से आर्थिक विकास में गिरावट आती है, जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है और इस प्रकार यह स्थिति मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान देती है। अगला क्वेश्चन है, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोधन अक्षमता से तात्पर्य है उस वित्तीय स्थिति से जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दूसरा पॉइंट दिया गया है, दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया है को संदर्भित करता है जहां देनदार संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। शोधन अक्षमता एक अव्यवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। इसमें सही कथन बताना है। ये पूछा गया क्वेश्चन है 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में। इसमें विकल्प जो है सी सही हो जाएगा, केवल 4। तो केवल 4 देख लीजिए फ्रेंड। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। दिवाला से तात्पर्य उस वित्त से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दिवालियापन एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। दिवाला इंसॉल्वेंसी से तात्पर्य संकट की वित्तीय स्थिति से है जिसमें ऋण भुगतान और वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए नकदी की कमी होती है। दिवाला एक अवस्था है जबकि दिवालियापन जो है एक निष्कर्ष है। अगला क्वेश्चन है, RBI के विदेश मुद्रा भंडारण FER में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। विदेश मुद्रा परिसंपत्ति FCA, सोना, विशेष आहरण अधिकार FD
आर आरक्षित किस्त स्थित दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर जो है बताना है। ये पूछा गया क्वेश्चन है 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है डी विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ FCA ये सही है, सोना भी सही है, और विशेष आहरण अधिकार FDR ये भी सही है, आरक्षित किस्त स्थित ये भी सही है, इसलिए इसका विकल्प जो है डी सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ सोना विशेष आहरण अधिकार आरक्षित किस्त स्थित IMF शामिल हैं। ये किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगला टॉपिक है भारतीय कृषि। निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? सिंघाड़ा को, कमल को, मखाना को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है BPSC TRE 3.0 1 to 5 री एग्ज़ाम 20/7/2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है? तो इसमें विकल्प जो है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी नदी में उगाए जा सकते हैं। कमल, सिंघाड़ा और मखाना इनको नदी में उगाया जा सकता है। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से सिंघाड़ा, कमल तथा मखाना नदी में उगाया जा सकता है, तथा दिए गए विकल्पों में से कोई उत्तर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाकर या बढ़ाया है 2025 तक, 2027 तक, 2030 तक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 3.0 1 to 5 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया है, तो 2027 तक, 25 तक था, 2 साल बढ़ा दिया गया है, 2027 कर दिया गया है। अटल भूजल योजना अटल जल को 25 दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था। इसमें भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय और विश्व बैंक की भागीदारी 50-50 अनुपात की है। इसके लिए 6000 करोड़ का वित्त आवंटन किया गया। इस योजना की समयावधि वर्ष 2020 से 2025 तक थी। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण योजना की समयावधि बढ़ाकर 2027 तक कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है BPSC TRE 2.0 14/12/2023 पेपर 1 में। कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो राजस्थान करता है। इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत का राजस्थान राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है। देश में के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कुल उत्पादन लगभग 45% 42.81 लाख टन 2023-24 के उत्पादन में हुआ है। बाजरा का उत्पादन लगभग देश के सभी राज्यों में किया जाता है, लेकिन देश के सिर्फ 7 राज्य क्रमशः राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में 85% बाजरे का उत्पादन करते हैं। बाजरा एक ऐसी फसल है जिसे मानव और पशु दोनों के लिए उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है BPSC TRE 2.0 10/12/2023 पेपर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कुल मोटा अनाज उत्पादन में अग्रणी राज्य क्रमशः कर्नाटक 8.03 मिलियन टन, कर्नाटक 7.61 मिलियन टन और मध्य प्रदेश 5.49 मिलियन टन है। तो ध्यान रखिए इस पॉइंट को। अगला विविध से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है भारत में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1991 के पश्चात, 2001 के पश्चात, 1981 के पश्चात
या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 3.01 to 5 री एग्जाम 20/7/2024 में। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ था? तो ये 1991 के पश्चात प्रारंभ था। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण नीति 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लागू की गई थी। भारत में आर्थिक उदारीकरण से तात्पर्य देश की आर्थिक नीतियों में सरकार द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप से, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार उन्मुख बनाना और निजी और विदेशी निवेश की भूमिका का विस्तार करना है। 1991 से पहले सरकार ने घरेलू अर्थव्यवस्था में निजी उद्यानों पर कई प्रकार का नियंत्रण लगाई है। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे? जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है। पीरे वर्नर, बोर्गे, वर्नडे, क्लास श्वाब। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0628 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएंगे क्लास श्वाब। विकल्प सी जो है सही उत्तर है। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक जर्मन प्रोफेसर क्लास श्वाब हैं। इन्होंने वर्ष 1971 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनकी स्थापना की। इसकी 54वीं वार्षिक बैठक 15 से 19 जनवरी 2024 को दावोस में आयोजित की गई। स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2 अगस्त 2015, 2 सितंबर 2016, 2 अक्टूबर 2014। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.01 to 5 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण और भारत के पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा गया है। इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो सी विकल्प सत्य नहीं है। निर्यात में वृद्धि और आयात में वृद्धि से अधिक है। आर्थिक सुधार अवधि में भारत का वैश्वीकरण का निम्नलिखित में से प्रभाव पड़ा है। इसने वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में विस्तार किया है। कुल जीडीपी के अनुसार अनुपात के रूप में वस्तु और सेवा व्यापार वर्ष 1990 के 17.2% से बढ़कर वर्ष 2000 में 30.6% तथा वर्ष 2021 में 46% और 2022 की पहली छमाही में 50% हो गया है। पिछले दशक के दौरान भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह में स्पष्ट संरचनात्मक बदलाव आया है। भारत की सकल एफडीआई वित्त वर्ष 2005 से 14 के दौरान जीडीपी में 2.2% से बढ़कर वित्त वर्ष 2015-22 में 2.6% हो गया है। वित्त वर्ष 2022 में 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतम वार्षिक सकल एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया है। वर्ष 1990 से 91 में निर्यात में प्रतिशत वृद्धि दर जहां 9.2 थी, वहीं 2000 से 2001 तथा 2018 से 19 में क्रमशः 20.0% तथा 8.8% थी, जबकि इसी अवधि में आयात में प्रतिशत वृद्धि दर क्रमशः
13.5%, 0.5% एवं 10.4% रही। इस प्रकार इस अवधियों में आयात एवं निर्यात की वृद्धि दर घटती बढ़ती रही। वर्ष 2021 में जहां विश्व पान और सेवा निर्यात निष्कासन में भारत की हिस्सेदारी जो है 2.2% रही, वहीं इसके आयात में भारत की हिस्सेदारी 2.7% रही। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? 1956 में, 1954 में, 1952 में, 1950 में। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? तो 1956 में अपनाया गया था। औद्योगिक नीति की संकल्प वर्ष 1956 में अपनाया गया। इसे पहली औद्योगिक नीति 1948 के स्थान पर अपनाया गया था। इस नीति की विशेषता इस प्रकार थी: उद्योगों का नया वर्गीकरण करना और निजी क्षेत्र के लिए गैर भेदभावपूर्ण निष्पक्ष व्यवहार करना, ग्रामीण और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय विषमताओं को दूर कर विकास प्राप्त करना और श्रम कल्याण। तो ये सभी पॉइंट थे। अगला क्वेश्चन है एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। पहला पॉइंट है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा आर्थिक पूंजी संचय करने को, ज्ञान में वृद्धि करने को और कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करने को। दिए गए कूट में प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ये पूछा गया 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सही कूट बताना है इसमें से। इसमें विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। चौथा विकल्प देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। तो विकल्प डी सही है। मानव पूंजी निर्माण शब्द का तात्पर्य देश की जनसंख्या के बीच क्षमताओं और कौशल के विकास से है। देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करने को मानव पूंजी निर्माण को प्रस्तुत करता है। मानव पूंजी निर्माण मनुष्य में निवेश एक रचनात्मक और उत्पादक संसाधन के रूप में विकास से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर सही कथन बताना है। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें डी विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोतों को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड या कस्टम एजेंसियों के उत्पाद नियम और शुल्क के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। इसका महत्व जो है कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? वृद्ध व गरीब लोगों जो 65 वर्ष से अधिक के हों, गरीब रेखा के ऊपर वाले परिवार को, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो ये वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों। अन्नपूर्णा राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के गरीबों को जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऐसे लोगों को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इस अभियान का उद्देश्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है, एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान करेगा? तो 32%, 20%, 12%। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है 32% हो जाएगा। एंगस मेडिसिन प्रतिष्ठित ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक वृद्धि और विकास के माप विश्लेषण के विशेषज्ञ थे। इन्होंने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स में कहा है कि प्रथम शताब्दी में भारत की जीडीपी जो है विश्व के कुल जीडीपी का 32.9% थी तथा 1000 ईस्वी में 28% और 17वीं शताब्दी में 24% थी। तो ये फ्रेंड आपका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था कंप्लीट होता है। इसमें जो बीपीएससी द्वारा टीआरई द्वारा पूछे गए समस्त पीवाईक्यू थे वो सभी कंप्लीट होते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के। वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए फ्रेंड। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका कितना क्वेश्चन जो है आंसर सही हुआ है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।